गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम सभी बात करेंगे क्लास 12th के जो चुंबकत्व चैप्टर चल रहा था मैग्नेटिज्म में, उसके बारे में। उसमें एक थ्योरी है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। अब पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा को निकालने के लिए हमें कौन कौन सी बात पर ध्यान देना चाहिए। तो सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा क्या होता है। सबसे पहली चीज, ऊर्जा का मतलब होता है कार्य करने की क्षमता। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। अब यह कार्य जिस कारण से संभव होता है, उस कारण के कारण उस ऊर्जा के प्रकार को डिवाइड किया जाता है। तो अगर कोई भी कार्य हम कर रहे हैं और उस कार्य को करने की क्षमता यदि स्थिति के परिवर्तन के कारण हो गया, तो उसे हम पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा कहेंगे। तो हमें बस वही करना है, कार्य निकालना है, और कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। और यह कार्य स्थिति में परिवर्तन के कारण हो गया, तो समझिए कि आप जो चाह रहे हैं स्थितिज ऊर्जा के लिए सूत्र निकालना, वह सूत्र निकल जाएगा। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए मैग्नेटिक डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो स्थितिज ऊर्जा कहने का मतलब आप समझ गए। अब मैं इस क्वेश्चन को आप लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको हम हटाएंगे यहाँ से, क्योंकि हमें पोटेंशियल एनर्जी के लिए निकालना है। ये तो बात साफ है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसका, चुंबकीय द्विध्रुव के। तो चुंबकीय द्विध्रुव कहने का मतलब क्या कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र है और इसमें कोई द्विध्रुव है, यानी मैग्नेट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, दो ठो ध्रुव हो गया, तो यह बन गया चुंबकीय द्विध्रुव। अब इसके लिए, इसके स्थितिज ऊर्जा के लिए हमें सूत्र प्राप्त करना है। तो आप ध्यान दीजिए कि यह मैग्नेट है, तो इसकी स्थिति में परिवर्तन कैसे होगी। मान लिया जाए कि पहले थीटा कोण पर है, तो हम थीटा कोण के लिए विक्षेपण में कार्य निकाल चुके हैं। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से निलंबित लटका हुआ चुंबकीय द्विध्रुव के लिए स्थितिज ऊर्जा हमें चाहिए। और चूंकि हम पहले से निकाल चुके हैं कि W बराबर mb इंटू 1 माइनस कॉस थीटा होता है। W बराबर mb इंटू 1 माइनस कॉस थीटा हो, पहले से हम लोग प्राप्त कर चुके हैं, या कार्य के लिए व्यंजक आया था। अब हम मान लिया कि थीटा 1 के लिए स्थिति परिवर्तन करना है। मान लिया जाए कि सबसे पहले थीटा 1 पर है, सपोज दैट 30 डिग्री पर है, 20 डिग्री पर है, 40 डिग्री पर है, और फिर इसकी स्थिति बदल दी है, हम मान लिया 45 डिग्री कर दी है। तो स्थिति तो परिवर्तन हुआ। तो स्थिति में परिवर्तन के कारण जो कार्य करने की क्षमता होगी, उसी को हम स्थितिज ऊर्जा कहेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर थीटा 1 से लेकर थीटा 2 तक चेक करेंगे। तो देखते हैं थीटा 1 के लिए क्या हो जाएगा भाई, सिर्फ थीटा के लिए क्या है, W बराबर mb इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो बहुत ही इजी है, यह पहले से कर चुके हैं हम लोग, इसलिए इस थ्योरी में कोई भी भार आपको नहीं पड़ने वाला है। तो थीटा 1 के लिए क्या होगा, तो थीटा 1 के लिए मान लेंगे कि W1 है, mb ये चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, b भी चेंज नहीं होने वाला है, वेक्टर b चुंबकीय क्षेत्र, 1 माइनस थीटा की जगह पर कॉस थीटा 1। ठीक उसी प्रकार से थीटा 2 के लिए क्या होगा, W2 बराबर mb इंटू 1 माइनस कॉस थीटा 2। अब देखिए थीटा 2 बड़ा है, क्योंकि आप विक्षेपित कर रहे हैं, तो एंगल हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। क्षेत्र के साथ हमेशा क्या होगा, ये चेंज होते जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि थीटा 2 यदि थीटा 1 से बड़ा है, थीटा 2 यदि थीटा 1 से क्या हो, बड़ा हो, तब ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, डेल्टा W का मतलब क्या, कार्य में परिवर्तन, कितना से कितना हुआ। तो जो बड़ा रहेगा, बड़ा में से छोटा को माइनस करेंगे, तो W2 माइनस क्या हो गया, W1। तो W2 का वैल्यू क्या है, mb इंटू 1 माइनस कॉस थीटा 2, माइनस घटाना है, W1 का वैल्यू जो है यहाँ है। अब क्या किए कि हम mb से 1 में मल्टीप्लाई किए, mb से इसमें मल्टीप्लाई किए, माइनस mb कॉस थीटा 2, माइनस mb से 1 में गुना किए, माइनस mb, और माइनस mb से इसमें मल्टीप्लाई किया, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस mb कॉस थीटा हो गया।
माइनस एम बी और प्लस एम बी दोनों कैंसिल हो गए, तो बचे क्या, माइनस एम बी कॉस थीटा 2 और क्या बचा, प्लस एम बी कॉस थीटा 1। अब देखिए इसको थोड़ा सा और चेंज कर सकते थे हम, यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर ये प्लस एम बी हो जाएगा कॉस थीटा 2 और फिर ये माइनस में चल जाएगा। कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, यहाँ तक भी छोड़ना ठीक है। अब देखिए सिर्फ थीटा के लिए क्या होगा, सिर्फ यदि थीटा हो, थीटा 1 थीटा 2 नहीं हो, तो इस परिस्थिति में यह आपको दिखाएगा माइनस एम बी कॉस थीटा, जैसे एम बी कॉस थीटा 2 आ रहा है उसी प्रकार से। या फिर आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर प्लस एम बी है, यहाँ पर माइनस एम बी है, माइनस क्यों लिखे, आप इसको इस ढंग से भी चेंज कर सकते हैं, माइनस यहाँ पर माइनस साइन लगा दीजिए, ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो माइनस एम बी कॉस थीटा, यह आया यू, यू को ही करते हैं पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा को हम लोग यू से सूचित करते हैं, यानी किया गया कार्य जो संपन्न हुआ, यह इतना जो वैल्यू जो आया यह स्थिति में परिवर्तन के कारण हुआ, यही इसलिए यह जो है स्थितिज ऊर्जा है। अब यहाँ पर 3 केस उत्पन्न हो रहा है कि थीटा, सिर्फ थीटा के लिए यदि ये वैल्यू आता है तो थीटा का मान हम 0 डिग्री रखेंगे तो क्या होगा। कहने का मतलब कि यह इस तरीका से रहेगा, चुंबकीय क्षेत्र ये वेक्टर बी है और इसके साथ द्विध्रुव यानी कि मैग्नेट ऐसे रहे, यानी इसी क्षेत्र के साथ ही रहे, कोई एंगल ना बनाए, तो थीटा बराबर 0 डिग्री। तो cos 0 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है। तो जब cos 0 का मान 1 बैठेगा तो क्या बचेगा, सिर्फ माइनस एम बी बचेगा। तो यू का वैल्यू क्या हो गया, माइनस एम बी। हो सकता है अब 90 डिग्री कर दें, यानी कि ये ऐसे है, अब जो है अब ये ऐसे हो गया, इस पर आ गया, नॉर्थ इधर आ गया, साउथ इधर आ गया, क्षेत्र के साथ ही कितना डिग्री का कोण बनाया, 90 डिग्री। तो cos 90 का मान क्या होता है, 0 होता है। तो cos 90 जब 0 होगा तो पूरा वैल्यू को क्या कर देगा, 0। तो स्थितिज ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए केस थर्ड, थीटा बराबर 180 डिग्री, पहले ऐसे था, ऐसे हुआ, अब ऐसे हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो इस स्थिति में कितना डिग्री का कोण बनेगा, 180 डिग्री। तो cos 180 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, -1 होता है। तो -1 जब रखिएगा यहाँ पर तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस एम बी हो जाएगा। तो यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस एम बी, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू के लिए थीटा का मान कितना डिग्री होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए कि नहीं। और 0 वैल्यू लाने के लिए थीटा का मान कितना डिग्री होना चाहिए, तो 90 डिग्री होना चाहिए, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछे जाना चाहिए और पूछता भी है कि यदि एक समान चुंबकीय द्विध्रुव या फिर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव की यदि आपको मैक्सिमम अधिकतम स्थितिज ऊर्जा होना है, तब उस स्थिति में थीटा का मान कितना डिग्री होना चाहिए, तो उस स्थिति में थीटा का मान 180 डिग्री होना चाहिए। तो इस तरीका से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी क्लियर होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, तो स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए होंगे। अब हम लोग बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र में मानक स्थितियां, स्टैंडर्ड पोजीशन इन मैग्नेटिक फील्ड। कहा गया है कि अगर किसी भी चुंबक के कारण कोई चुंबकीय क्षेत्र होगा तो उसमें 2 स्टैंडर्ड पोजीशन होंगे। जैसे मान लिया जाए कि कोई मैग्नेट है, कोई चुंबक है, इस चुंबक के चारों तरफ अपना मैग्नेटिक फील्ड होगा, एक चुंबकीय क्षेत्र होगा, और उस चुंबकीय क्षेत्र में 2 मानक स्थितियां होगी, 2 स्टैंडर्ड पोजीशन होगा, जो कि साइंटिस्टों के द्वारा डिसाइड किया गया है बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के आधार पर। तो आखिर स्टैंडर्ड पोजीशन होता है क्या, मानक स्थितियां होती हैं। तो कहा गया कि स्पेशल पॉइंट की स्थिति को मानक स्थिति कहते हैं। कुछ विशिष्ट बिंदु होते हैं, कुछ विशेष बिंदु होते हैं किसी भी चुंबक के चारों ओर के चुंबकीय क्षेत्र में, उस विशेष बिंदु को हम लोग मानक स्थिति कहते हैं। तो ये मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। मानक स्थितियां जो होती है चुंबक के क्षेत्र में और विद्युत के क्षेत्र में 2 होती है। तो 2 स्पेशल जो पॉइंट जो होते हैं, उस स्पेशल पॉइंट को कि हम लोग यहाँ पर अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति के नाम से जानते हैं।
अब अक्षीय और निरक्षीय को मिलाकर के आप आगे और पॉइंट्स का डिस्कवर कर सकते हैं, परंतु मुख्य रूप से जो है स्पेशल पॉइंट जो होते हैं मैग्नेटिक फील्ड में दो होते हैं, जिन्हें हम अक्षीय स्थिति कहते हैं और निरक्षीय स्थिति कहते हैं। अक्षीय स्थिति कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लिया जाए कि कोई मैग्नेट है, नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, इसका अक्षीय स्थिति का मतलब क्या हुआ कि इसके अक्ष पर, जैसे ये चुंबक का अक्ष हुआ, इंग्लिश नाम पर आइए एंड ऑन पोजीशन, इसके किनारे पर कैच कहाँ की स्थिति, एंड ऑन पोजीशन, एक्सियल पोजीशन या फिर इसको कहते हैं एंड ऑन पोजीशन, माने उसके किनारे की स्थिति। तो इसके किनारे में चलते हैं। अब मान लिया जाए कि यहाँ पर कोई पॉइंट ले लिया, कोई एस पॉइंट ले लिया, एस यहाँ पर साउथ पोल है इसलिए यहाँ पर कोई दूसरा पॉइंट ले लेते, एक्स कोई पॉइंट ले लेते हैं। इस पॉइंट को हम अक्षीय स्थिति कहते हैं। इस पॉइंट को क्या कहते हैं, अक्षीय स्थिति कहते हैं। यह पॉइंट कहाँ रहना चाहिए, तो इसके चुंबकीय क्षेत्र में रहना चाहिए। अब यहाँ पर कोई सूत्र निकालना होगा तो सबसे पहले जानना होगा कि अक्षीय स्थिति होता है क्या। ठीक उसी प्रकार से निरक्षीय स्थिति, ये कोई चुंबक है, इसके सेंटर से अक्षीय स्थिति यहाँ पर एक्स है। अब इसके सेंटर से निरक्षीय स्थिति कहाँ होगा, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन। इसका मतलब क्या हो गया कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी लंब समद्विभाजक रेखा। ये कोई चुंबक है या कोई द्विध्रुव है, इसके चुंबकीय क्षेत्र में लंब समद्विभाजक रेखा कहाँ हो जाएगा, इस पॉइंट पर हो जाएगा, ये लंब समद्विभाजक रेखा होगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर हम बात करें कि ये मैग्नेट है तो इसका लंब समद्विभाजक जो रेखा होगा सेंटर से, ये लंब समद्विभाजक रेखा जो होगा, ये जो होगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होगा, यह इसका क्या हो जाएगा, निरक्षीय स्थिति हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसे हम अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति कहते हैं। अब इन दोनों के लिए हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दोनों का जो एक्सप्रेशन जो है, जो सूत्र जो है, जो थ्योरी जो है, उसका जो आंसर जो है, उसको हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज के लिए इतना ही, यहाँ तक की तैयारी आप कंप्लीट रखें। नेक्स्ट वीडियो में आपको अक्षीय और निरक्षीय स्थिति के बारे में, उसके सूत्र के व्युत्पत्ति के बारे में बतलाया जाएगा। आप लोग इसका तैयारी कीजिए, प्रिपरेशन कीजिए, और आप लोग हो सके तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो अक्षीय स्थिति है उसे आप एक बार जरूर पढ़ लें, ताकि वहाँ से आपको यहाँ समझने में फिर ज़्यादा मदद मिलेगी। इसलिए आप उसे भी कंप्लीट करें।